हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 5 सितंबर 2023 और आज हम बात करने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। आज मैंने सिर्फ 3 आर्टिकल लिए और इनको ही आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। पहला न्यूज है, क्योंकि आर्टिकल में आज देखा जाए तो द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ था ही नहीं। ठीक है, देखिए पहला है रेडी टू एसेस कैपेसिटी ऑफ 13 स्टेट्स हिल स्टेट गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है इमर्जिंग कंट्री नीड वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन। ये दोनों आपके एडिटोरियल सेक्शन है और बाकी एडिटोरियल जो है रिपीटेड एडिटोरियल है या कोई काम के नहीं है। ठीक है, और लास्ट आर्टिकल है 25% ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कस्टमर टुक नो सिलेंडर रिफिल और जस्ट 1 लास्ट ईयर, ये बताया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे 13 हिल स्टेट्स को क्या किया जाएगा, यहाँ पे एसेस किया जाएगा कि उनकी कैपेसिटी जो है वो उतनी है या नहीं है। जो लोग वहां घर बना के रह रहे, क्या वो उतनी कैपेसिटी को झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते। क्योंकि एक्चुअली हम देखें तो हिमालयन स्टेट जो किससे बनी है, आपकी 2 प्लेट से टकराने से बनी है। सबसे पहले यूरेशियन और गोंडवाना जो प्लेट है उसके टकराने के कारण से जो 33 का मलबा है वो क्या हुआ है, ऊपर उठ के आपके हिमालय का फॉर्मेशन जो है किया है। ठीक है, एक तरह से मैं अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे देखूं तो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, तो क्या होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या होगा, नीचे बैठना स्टार्ट होगा। तो ये क्या हो गया, इसके नीचे क्या हो गया, सिरकना स्टार्ट किया और जिसके कारण से ये जो प्लेट है ऊपर उठना स्टार्ट हुआ। और इसके साथ साथ जो मलबा है, जो यहाँ के बीच में एक सी बहती थी यानी कि 33 सी बहती थी, वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली उसके जो मलबा है वो भी इनके साथ उठने लग गए और यहाँ पे एक हिमालय का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। ठीक है, तो अब ये देखा जा रहा है, अब हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है तो ऑटोमेटिकली बात ये किससे बना है, 2 प्लेट से टकराने के कारण से। और ये 2 प्लेट्स जो है एक्चुअली में क्या करेंगे, अब सबसे ज्यादा वल्नरेबल बनाएंगे इस एरिया को। क्यों, क्योंकि इनमें भूकंप के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, भूकंप हो गया, इन सबके जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। और उस हिसाब से अगर पॉपुलेशन को देखा जाए, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और आजकल तो शहरों के लोग भी क्या है वहां पे जाके बसने लगे हैं, क्योंकि उनको एक इन्वायरमेंट जो है, जो अलग अलग इन्वायरमेंट है, यानी कि दिल्ली मुंबई इन शहरों को देख लीजिए तो इन्वायरमेंट क्या हो रही है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, लोगों का जो माइग्रेशन है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब लोगों की यानी कि पॉपुलेशन वहां पे इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली बात है, तो वो क्या उतनी कैपेसिटी है उसकी, जो हिल एरिया की, क्या वो हिल स्टेट की इतनी कैपेसिटी है कि इतने लोगों को अपने यहाँ पे जगह दे सके रहने के लिए। और साथ ही साथ ये जब लोग वहां पे जाते हैं तो सबसे पहली चीज तो प्रॉब्लम क्या है, माइग्रेशन की। और जब ये माइग्रेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे बसने का काम करते हैं, और बसेंगे तो एक अनप्लान्ड वे में बसते हैं, अनप्लान्ड वे में बसते हैं। ठीक है, और साथ में बसेंगे तो वहां के रिसोर्सेज को क्या करेंगे, हैम्पर करेंगे। अब जब रिसोर्सेज को आप हैम्पर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पे भी आपके जो इस तरह की खतरा है वो इंक्रीज होंगे। और अगर बात की जाए रिसोर्सेज को खराब करोगे तो यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर है वो क्या होगा, नेचुरल डिजास्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और ये इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली नुकसान किसको पहुंचेगा, जो वहां के जो वाइल्ड लाइफ हो या फिर आपके फॉरेस्ट्री हो या फिर आपके जो भी इकोलॉजी हो, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा और जिससे क्लाइमेट चेंज में ये एक इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे हिमालयन स्टेट्स की, तो हिमालयन स्टेट काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए माना जाता है, क्योंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट का काम करता है और साथ ही साथ हमें अलग अलग जो कंडीशन होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन, उससे भी कहीं ना कहीं हमें छुटकारा दिलाता है। लेकिन अगर हम भी वहां जाके इस तरह के काम करेंगे, यहाँ पे पॉल्यूशन को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी एक दिन क्या हो जाएगा, आपके जो बाकी स्टेट्स है वहां उस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान अगर देखा जाए किन किन चीजों की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहली तो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, माइग्रेशन, टूरिज्म, टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें नुकसान के लिए। कैसे, अगर टूरिज्म वहां पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे गंदगी जो है यानी पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज करेंगे। दूसरी चीज फॉरेस्ट्री, जो कहीं ना कहीं नुकसान होती है। ठीक है, वहां की लोकल इन्वायरमेंट नुकसान होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं
नुकसान होती है। तो इसके लिए क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक 13 मेंबर की टेक्निकल कमेटी को कहीं ना कहीं यहाँ पे बनाने की बात की है, और यहाँ वो क्या करेगी, वो कैरिंग कैपेसिटी जो है हिमालय की 13 स्टेटों की, उसके बारे में एसेस करेगी। और इसी चीज के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया है, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज को भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे रीवैल्यूएशन करने की बात की है लोड कैरिंग कैपेसिटी की, जहाँ पे हिल टाउन हो गया या सिटीज वगैरह हो गया, इन सब एरिया में जो कैरिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जो है इकोनॉमिकल कैन सस्टेन विदाउट गेटिंग डिग्रेड, यानी कि उतनी ही हमें पॉपुलेशन वहां बसानी है जितनी कि वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना कर पाए, ठीक है। इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर बात करें सेंटर ने क्या किया है, एक रिमाइंडर सेंड किया था कब, आपके मई 19 2023 को, जिसमें 13 स्टेट्स को यहाँ पे स्टडी के लिए और सबमिट वो जो एक्शन प्लान है उसको जल्द से जल्द सबमिट करने की बात कही थी, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट बनाया और कोर्ट में सबमिट किया, और जिससे कि वो ये कह रही है, मांग कर रही है कि वो हिमालयन स्टेट की जो ये एक्शन टेकन रिपोर्ट है और एक्शन प्लान है उसको टाइम बाउंड मैनर में क्या किया जाए, उसको करने की परमिशन जो है दी जाए, ठीक है। इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है इमर्जिंग कंट्री नीड वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शन। क्या बताया जा रहा है, अगर हम बात करें मैन हो या वुमेन हो, ठीक है, मैन हो या वुमेन हो, हमें क्या होनी चाहिए, हर जगह पे जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करनी चाहिए। अगर हम हर फील्ड में वुमेन को कहीं ना कहीं कंसीडर आज के टाइम पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका जो रोल है हमारे इन्वायरमेंट में या इक्वलिटी में वो भी इक्वल होना चाहिए। और वो एक सही तरीके से हमें एक, अगर इमर्जिंग कंट्री की बात करें, जो अभी नई कंट्री उभर के आ रही है, जो अपनी डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से देखा जाए, हमारी इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से देखा जाए, तो वुमेन्स का इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज की, जैसे लो इनकम कंट्रीज के बारे में बताया, उसकी जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज के बारे में बताया, और साथ ही साथ वुमेन्स के ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यहाँ पे इसकी बात की जाएगी। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपने तेज करना चाहते हैं, जो कि हम लोग अचीव करना चाहते हैं कब, 2030 तक हमने ये टारगेट बनाया है कि वही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या ये हो रहा है, देखिए अगर एक पर्सन किसी काम को करे तो उसको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर सारे पर्सन मिलके काम करें और हम जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ काम करें तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग जल्दी पा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ साथ हम लोग इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट में भी एक साथ काम कर सकते हैं। अगर हम इम्पैक्ट देखें क्लाइमेट चेंज की, वो क्या हो रहा है, दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है वो किसको पहुंचा रहा है, ह्यूमंस को पहुंचा रहा है। और कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ग्लोबल में सबसे बड़ी चैलेंज जो है यही बन के निकल के आ रही है, और जिसके वजह से इसका जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं, जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं हम जहां रहते हैं उसके वहां पे पड़ता है, यानी कि लोकेशन पे पड़ता है। अगर हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, मतलब हम लोग जो काम करते हैं उस पे पड़ता है, ठीक है। अगर हम जेंडर की बात करें तो उनमें भी पड़ता है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक भी आपके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए एक वुमेन जो है एक वाटर लेने के लिए क्या करती है, आप देखते हैं गांव में दूर दूर तक जाती है पानी लेने के लिए। अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वो वुमेन क्या करेगी, और ज्यादा दूर उसको जाना पड़ेगा, और जिससे कि टाइम का लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है ये बताती है कि 2023 तक बात की जाए, जो टोटल आवर है वर्ल्ड वाइड की, वो कहीं ना कहीं 2.2% क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर जो है हाई हो जाएगी, जिसके वजह से काम करना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे लगभग कितनी 80 मिलियन जो है फुल जॉब जो है कहीं ना कहीं लॉस होने के कगार पे है, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने ये हाईलाइट किया है कि जो जेंडर है या वुमेन जो कंसीडर किया जाता है, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती है, डिस्प्रोपोर्शन होती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी किससे, क्लाइमेट चेंज से। इनकी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा, क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इनके ऊपर पड़ने वाला है मैन के मुकाबले। अगर हम बात करें लो इनकम कंट्री की, देखिए वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे इस तरह की फेस नहीं कर रही है, वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की रिस्क जो है महसूस कर रही है। जैसे हो गया हेल्थ की, हो गया सेफ्टी की, हो गया क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया। तो वुमेन क्या कर रही है, चाहे वो डेवलपिंग हो या कम डेवलपिंग कंट्रीज हो, जो लो इनकम कंट्रीज एरिया, वो सबसे ज्यादा वहां पे क्या है, वल्नरेबिलिटी को देखी जाती है क्लाइमेट चेंज के वजह से। क्योंकि अगर बात की जाए डिपेंडेंस और नेचुरल रिसोर्सेज की, जो लेबर इंटेंसिव वर्क होती है वो क्या करती है, सबसे ज्यादा वो काम करती है। वुमेन जो है सबसे ज्यादा अगर देखे जाए मैन से पुवर्टी लेवल पे यहाँ पे
रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनके वजह से सोशियो इकोनॉमिकल और कल्चरल वेरिएशन कहीं ना कहीं इनके बीच में देखने को मिलता है। जो वुमेन होती है लो इनकम हाउस होल्ड में, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खाने की, वाटर की और अनपेड वर्क की। और वाटर अगर टाइम पे ना मिले तो वो क्या करती है, दूर दूर तक जाती है, और खाने को भी ना मिले तो क्या करती है, दूर दूर तक। आप भी देखे होंगे गाँव में पहले महिलाएं क्या करती थी, दूर दूर से जाके पानी लेके आती थी, दूर दूर से जो चारे वगैरह होती थी वो, चाहे वो ईंधन के लिए हो चाहे किसी चीज के लिए वो लेके आती थी। और ये क्लाइमेट जो क्राइसिस है, इनके कारण से क्या होगा, जो है टाइम और एफर्ट जो है वो ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और जो बेसिक इम्यूनिटी है वो जो है ज्यादा जरूरत इनको पड़ेगी। जो रूरल वुमेन है वो हमेशा एक बर्डन के तौर पे देखते हैं, ताकि उनको साफ वाटर मिल सके, एडुकेट कुकिंग फूड मिल सके, न्यूट्रिशन फूड मिल सके अपने फैमिली के लिए। लेकिन क्या एक्चुअली में उनको ये मिल रहा है, क्या एक्चुअली में ये कर पा रहे हैं, तो नहीं हो पाता है। तो जिसके वजह से इनकी रिस्क और सेफ्टी, जो हेल्थ रिस्क है और जो सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं इंश्योर नहीं हो पाती है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं अपने फ्यूल हो गया, वाटर हो गया, इनको एक्सेस करने के लिए। तो अगर हम बात करें तो क्या ये रूरल वुमेन की तरफ एक डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है। अगर वुमेन की बात की जाए जो लो इनकम कंट्री में है, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी से सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंट से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। और इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फार्मिंग और लेबर इंटेंसिव वर्क। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो महिलाएं काम करती है वो फार्मिंग का और लेबर इंटेंसिव वर्क को करती है। ILO की रिपोर्ट के हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि 60% जो वर्किंग वुमेन है वो सदर्न एशिया और सब सहारन अफ्रीका में अभी भी एग्रीकल्चर ही करती है। और कुछ तो ऐसे हैं जो अंडर पेड होती है, यानी कम पेड मिलता है, और कुछ ऐसी होती है जो काम का बर्डन उनके ऊपर ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए बैकबोन होने के कारण से फूड प्रोडक्शन सिस्टम में वुमेन की जो है 10% लैंड जो है वो फार्मिंग की जाती है। ठीक है, इस तरह से ये बताया जा रहा है। अगर हम बात करें जेंडर स्पेसिफिक इशू की, तो UN की रिपोर्ट के हिसाब से 80% से भी ज्यादा जो है क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से वुमेन्स और गर्ल्स जो है डिस्प्लेस हुई है। और वुमेन की स्पेशली बात करें जो वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल कम्युनिटी है और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करती है। और कब सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नेचुरल डिजास्टर के बाद, यानी कि अगर बाढ़ आ जाए, बाढ़ आने के बाद जाके उनको ज्यादा प्रॉब्लम फील होती है। क्यों? क्योंकि बाढ़ आने के बाद उनके घर में मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बीमार हो गया, अलग अलग चीजों से बीमार हो जाते हैं, तो उनको केयर करना या फिर पानी की कमी होना या फ्यूल को कमी होना, तो सबसे ज्यादा वो एक्सप्लॉइटेड होती है। अगर हम बात की जाए जब नेपाल में 2015 में अर्थक्वेक आया था, तो यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड ने यहाँ पे पाया कि जो वुमेन है सबसे ज्यादा एक्सपोज हुई है किससे, ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉइटेशन से। ठीक है, ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉइटेशन से सबसे ज्यादा जो है इम्पैक्ट हुई है। और इसके वजह से वो क्या हो गए, सोशल नेटवर्क से सेपरेट हो गए, हायर रिस्क होगी जेंडर वायलेंस की, और वहां पे एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है। एजुकेशन, एसेंशियल हेल्थ सर्विस, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सब कहीं ना कहीं उनके लिए इश्यूज का कारण बन चुका है। अगर वुमेन की बात करें, वो कहीं ना कहीं लार्ज प्रोपोर्शन में आपके एग्रीकल्चर वर्कफोर्स पे वर्कफोर्स करती है, जो कि इमर्जिंग कंट्री में है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव पे भी होती है, कभी कभी नेगेटिव होती है और कभी कभी अच्छी भी होती है। और हीट स्ट्रेस कहीं ना कहीं इनके काम को और ज्यादा इनइफेक्टिव करती है। अगर हम चेंजिंग प्रेसिपिटेशन की पैटर्न की बात करें, तो ये वेदर को एक्सट्रीम बनाती है, जिसके वजह से उनको नुकसान की, यानी कि फूड सिक्योरिटी का, फूड प्रोडक्शन या फूड सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है, जो कि अपने ऑप्टेनिंग रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होता है, रिसोर्सेज नहीं होता है, एक्सपर्टाइज नहीं होता है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट फेल करती है। वुमेन जो है एग्रीकल्चर में अगर एंगेज है तो वो चाहती है कि क्वालिटी इनपुट मिले, और एजुकेशन उनके वजह से क्या हो जाते हैं, जो कम हो जाता है, टेक्निकल नॉलेज भी कम हो जाता है। अगर वुमेन फार्मर की बात की जाए और लेबरर की बात की जाए, सबसे ज्यादा वल्नरेबल और सीरियस इंपैक्ट इनके ऊपर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट, हमें अब वुमेन्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। देखिए, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हर चीज पे पड़ रहा है, हर तबके पे पड़ रहा है, चाहे वो पुवर्टी हो, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक जो हो, वो वुमेन्स की हर एक एस्पेक्ट पे पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज को कहीं ना कहीं वुमेन इनइक्वलिटीज के साथ जोड़ के देखना चाहिए। जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 130 करोड़ की आबादी जो है वो कहीं ना कहीं पुश हो रही है किस पे, पुवर्टी की तरफ 2050 तक। किस वजह से? क्लाइमेट चेंज की रिस्क की वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें नेचुरल डिजास्टर की,
उन चीजों में फूड इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट ऑफ वुमेन इनक्वालिटीज है। तो इन सब चीजों में क्या हो रही है 2050 तक कहीं ना कहीं ये सारे जो है इतने लोग कहीं ना कहीं क्या होंगे सबसे ज्यादा पुश होंगे, ठीक है। और अगर बात की जाए वहीं पे हम अगर एडजस्टिंग बात करें क्लाइमेट चेंज की, वुमेन भी क्या करेगी इन चीज पे ज्यादा ऑफर होगी, मतलब वुमेन भी सबसे ज्यादा इस पे इम्पैक्ट जो है झेलेगी। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट में वुमेन्स की, अगर एजुकेशन पे दिया जाए, ट्रेनिंग पे दिया जाए और उनको रिसोर्सेज सही मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो इस इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेजिलिएंट कर सकती है, कम कर सकती है। और अगर हमें इम्पैक्ट को नेगेटिव इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना है तो कहीं ना कहीं पीपल की स्टैंडर्ड्स को, उनकी टीचिंग को किस तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सके, वाटर मैनेजमेंट कर सके, एनर्जी जनरेशन कर सके, इसके तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए। अगर इंडिया की बात करें, एक एग्जांपल लिया है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा, जो कि वुमेन्स को टीच करती है कि किस तरह से आप जो है शिफ्टिंग क्लाइमेट पैटर्न को अपना सकते हो और उससे अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन जो है आप गेन कर सकते हो। और ये एक एसेंशियल और सपोर्टिव ग्रुप है जो कि एजुकेट करती है पब्लिक को और ट्रेनिंग करती है लोगों को, जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज और इन्वेस्टमेंट कर सके, किसमें वुमेन्स की एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है फार्मिंग मेथड को अपना सके। वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है क्लाइमेट चेंज में वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग होती है सारे ही लेवल पे, चाहे वो इफेक्टिव हो किसी भी, यानी कि क्लाइमेट चेंज को रोकना हो या एडेप्टिव स्ट्रेटेजी लगाना हो, तो सब में कहीं ना कहीं उनकी चीजें कहीं ना कहीं काम आती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताया जा रहा है। और एक सच प्रोग्राम जैसे कि एक साउथ अफ्रीका में, साउथ एशिया में एक इज ए जेंडर एंड क्लाइमेटिक चेंजिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिसका एम है कि वुमेन्स को जो इन्फ्लुएंस है पॉलिसी मेकिंग में उसको इंक्रीज करना, जिससे कि उनका स्ट्रॉन्गर वॉइस जो है सामने लोगों के सामने आ सके, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज की एडेप्टेशन और मिटिगेशन में काफी इफिशियंसी जो है वो दिखा सके, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा आर्टिकल। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। 25% ऑफ पीएमयू कस्टमर टुक नो सिलेंडर रिफिल और जस्ट वन लास्ट ईयर। देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए अगर कोई किसी घर में 4 अगर सिलेंडर प्रोवाइड की जा रही है किसी एरिया में और उसमें से क्या हो रहा है एक जो सिलेंडर है या फिर एक जो सिलेंडर है वो क्या हो रहा है रिफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो है 4 सिलेंडर प्रोवाइड की जा रही है, 3 रिफिल हो रही है, एक रिफिल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी जो एक्सपेंडिचर है, उसकी जो सिलेंडर की कॉस्ट है वो इंक्रीज है, सिलेंडर की कॉस्ट क्या है इंक्रीज है, जिसके वजह से वो एक फैमिली जो है वो क्या करती है इस गैस को परचेस नहीं कर पाती, उतनी कैपेबल नहीं हो पाती है। और यही एलपीजी की कंडीशन बन जाती है कि वो इस तरह की चीजें नहीं कर पाती है, जिसके कारण से कुछ फैमिली तो ऐसे होती है कि महीने में एक ही सिलेंडर लेती है, ठीक है, महीने में हो गया, 6 महीने में हो गया, इस तरह से एक सिलेंडर लेती है और उससे उनका काम चलता है। तो एक्चुअली में वो करते क्या है, एक्चुअली में उनके जो अलग अलग कंडीशन है, यानी कि अलग अलग कंडीशन इन द सेंस कि वो उन चीजों को क्या करते हैं रुकने की कोशिश करते हैं और जो फोसिल फ्यूल है उसकी तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, जिसके वजह से नुकसान क्या होता है एनवायरनमेंट को होता है। अगर आप कह रहे हो कि एक क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन है उसको ठीक करना पड़ेगा। सप्लाई चेन छोड़िए, सप्लाई चेन के बाद आपको इनमें जो इनकी फीस है, इनकी जो प्राइस है, उनमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कम करना पड़ेगा। क्योंकि एक बात बताइए, जब 400 रुपए की एक सिलेंडर आपको मिल रहा था तब क्या कर रहे थे लोग, मोस्टली लोग क्या कर रहे थे इसको परचेस करने में तभी भी झिझक रहे थे। अब आप इसको 900 तक लिया होगे तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे और ज्यादा क्या होंगे वल्नरेबल होंगे और लोग क्या करेंगे इस चीज को और ज्यादा अवॉइड करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 4 सिलेंडर अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसमें एक ही कम से कम फिलिंग की जा रही है। अगर 2020, 22 और 23 की बात की जाए जस्ट 1 जो है वो रिफिल किया जा रहा है पूरे साल में किसी किसी फैमिली में, तो ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे 1.51 करोड़ जो है बेनिफिशियरी है, लेकिन केवल 1 सिलेंडर जो है उनकी रिफिल किए जा रहे हैं। मतलब सोचिए इतने बड़े आबादी में इतना मतलब 1 जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके बेनिफिशियरी अगर देखा जाए तो 1.18 करोड़ से हाउस होल्ड से ऊपर है, लेकिन कोई भी अभी इस 1.18 करोड़ जो वैसे हाउस होल्ड है जिनमें रिफिलिंग हो ही नहीं रही है और 1.51 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनमें सिर्फ एक ही रिफिलिंग हो रही है। तो सोचिए इतने लोगों को जब सिलेंडर आपने दिया है, प्रोवाइड किया है और सिर्फ आपने 200 रुपए कटौती की है तो किस तरह से लोग जो है उस चीज को लेंगे। अगर बात की जाए टोटल अगर हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो 9.58 करोड़ जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हाउस होल्ड में जुड़े हुए हैं और जिसमें 1.18 ही जो है वो रिफिलिंग ही नहीं कर रहे, 1.51 जो है केवल एक रिफिलिंग कर रहे हैं। अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट किन किन चीजों से डिसाइड होता है, देखिए यहाँ पे
मैं ज्यादा इसके डाटा में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 70% का जो एलपीजी रिटेल प्राइस है दिल्ली में डिटरमाइन कौन करता है, इंटरनेशनल फ्री ऑन बोर्ड करता है, ठीक है। प्राइस ऑफ एलपीजी को जो फ्री ऑन बोर्ड है वो क्या करता है, वेटेज करता है सऊदी आर्मोको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर ब्यूटेन की 60% और प्रोपेन 40%, और उसके साथ साथ बेस प्राइस जुड़ा होता है और इंपोर्ट चार्ज जुड़ा होता है, बॉटलिंग चार्ज जुड़ा होता है, फ्रेट डिलीवरी चार्ज जुड़ा होता है, जीएसटी जुड़ा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन होता है, और इसके बाद कहीं ना कहीं एलपीजी की जो प्राइस है वो डिटरमाइन की जाती है, जिसकी वजह से प्राइस जो है इनकी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप इसको एक वहां पे सब्सिडी जहां पे पहले जो सिलेंडर है 400 रुपीज में मिल रहा था, अब वो 900 में मिल रहा है, तो यानी कि 5 पहले ही लोग क्या कर रहे थे, झिझक रहे थे इसको खरीदने के लिए, अब कहां से इतने लोग जो है अमाउंट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप 200 रुपए इसमें कंडीशन में कम करते हो तो मैं नहीं कहता कि ये नुकसान पहुंचाएगा, ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल पहुंचाएगा, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचाएगा कि वो लोग भी इंक्लूड हो जाए जो कि पहले एक सिलेंडर खरीदते थे अब 2 सिलेंडर खरीदेंगे, ऐसा नहीं होगा, इतना ज्यादा इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए ये ऐसी आर्टिकल था, कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। चलिए आई होप कि आपको आज का आर्टिकल जो है समझ में आया होगा। अगर आर्टिकल समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।